नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद का जो उपन्यास कर्म भूमि है, कर्म भूमि और गांधीवाद, अर्थात कर्म भूमि उपन्यास पर गांधी जी के विचारों का क्या प्रभाव है या गांधीवादी जो विचारधारा है उसका कर्म भूमि में जो प्रभाव है वो कैसा है। क्या कर्म भूमि उपन्यास में गांधीवादी विचारधाराएं हैं या नहीं है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि गांधीवादी विचार क्या है। देखिए, गांधीवाद भारत की आध्यात्मिक जीवन दृष्टि, सांस्कृतिक परंपरा आदि से संबंधित है। यानी गांधी जी के जो विचार हैं, वाद यानी विचार, वो किससे प्रभावित है? भारत की जो आध्यात्मिक विचारधारा है या जो यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा है उससे जुड़े हुए हैं। और ये परंपराएं कोई गांधी जी से विकसित नहीं है या गांधी जी ने इन परंपराओं का प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि ये तो भारत की शताब्दियों से चली आ रही परंपराएं हैं जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, सेवा, त्याग, सहिष्णुता, आत्म संयम, ये तो वो भारतीय नैतिक मूल्य है जो शताब्दियों से चले आ रहे हैं। गांधी जी दार्शनिक और चिंतक नहीं थे, अपितु वो तो व्यवहारिक कर्म योगी थे और अपने कर्म क्षेत्र में जिन नियमों का प्रतिपादन उन्होंने किया वही या उसी को हम गांधी जीवन दर्शन या गांधीवाद के नाम से जानते हैं। देखिए, गांधी जी के विचार जो थे वो भारतीय जो पारंपरिक या जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो नैतिक मूल्य हैं उन पर आधारित थे और उन्हीं विचारों को हम क्या कहते हैं? गांधीवाद कहते हैं। कर्मभूमि उपन्यास की अगर हम बात करें तो ये प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध रचना है और इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो 1932 ईस्वी में हुआ। ये वो समय काल था जब गांधी जी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अनेक आंदोलन इस समय तक चलाए जा चुके थे और चलाए जा रहे थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय जनमानस पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा हुआ था। और ये प्रभाव क्यों था? क्योंकि गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका में थे। तो प्रेमचंद भी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। यही कारण है कि कर्म भूमि उपन्यास में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण आदि को विशेष स्थान दिया गया है। और यही वो समस्याएं हैं जो भारतीय समाज में व्याप्त थी और इन्हीं समस्याओं को गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उनका समाधान ढूंढने का प्रयास इस उपन्यास में किया गया है। यहाँ पर मूल रूप से हम 4 समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं गांधीवादी विचारधारा के दृष्टिकोण से। सबसे पहली जो समस्या यहाँ पर वो क्या है? अछूतों का उद्धार करने की समस्या। देखिए, अछूत कौन? जिनको निम्न समझा गया, जिनको एक अलग तबका, एक अलग वर्ग समझा गया, अर्थात ये वो वर्ग था जिसको छूने से ही उच्च वर्ग के लोग दूषित हो जाते थे। जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं या जिन्हें उच्च कुल का समझा जाता था वो दूषित हो जाते थे। इन्होंने गांधी जी ने भी इस विचारधारा का विरोध किया कि समाज में अछूतों का उद्धार होना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने अछूतों को अछूत ना कहकर हरिजन कहा कि ये हरि के जन हैं और इसी नाम से उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी ताकि उन लोगों का उद्धार किया जा सके जिन्हें निम्न समझा जाता है। वो तो हरि यानी ईश्वर के जन यानी लोग या भगत हैं। इसीलिए प्रेमचंद ने भी अपने इस उपन्यास में अछूतोद्धार की समस्या को उठाया है ताकि अछूतों का उद्धार किया जा सके। और ये किस क्षेत्र में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो शहरी या नगरीय क्षेत्र है, दोनों ही क्षेत्रों में ये समस्या व्याप्त थी और इस समस्या को दोनों स्तर पर ही उठाया है। नगरीय जो इसमें कथा आती है इस उपन्यास में, उसमें जो ये समस्या आती है वो किस में आती है? तीसरे भाग में आती है। उपन्यास के तीसरे भाग से ये आरंभ होती है जहाँ पर ठाकुर द्वारे में जो पंडित मधुसूदन है, मधुसूदन की कथा सुनने के लिए यहाँ पर कौन आता है? मिठुआ आता है। मिठुआ आता है और मिठुए के साथ साथ अन्य जो निम्न जाति के लोग हैं वो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। मंदिर के जो ब्रह्मचारी है उनकी जैसे ही दृष्टि उन पर पड़ती है तो वो उनकी जूतों डंडों से पिटाई करना आरंभ कर देते हैं। और वहाँ पर कथा सुनने के लिए कौन पहुँचे होते हैं? प्रोफेसर शांति कुमार,
देखिए ये एक ऐसा पात्र है जिसकी इस उपन्यास में विशेष भूमिका है। यहाँ पर उसी कथा को सुनने के लिए प्रोफेसर शांति कुमार और उनके शिष्य वहाँ पर होते हैं। उनसे ये अत्याचार सहन नहीं होता। वे उन्हें मंदिर में प्रवेश के अधिकार के बारे में सचेत करते हैं। यहाँ पर जो लाला समरकांत है वो ब्रह्मचारी जैसे धर्म के ठेकेदारों का और उनके इस प्रयास का विरोध भी करते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा वहाँ गोलियां चलवाते हैं, लेकिन लाला समरकांत की पुत्र वधू यहाँ पर मुख्य पात्र के रूप में है, नायिका के रूप में है, कौन है? सुखदा। इन निम्न जाति के लोगों का नेतृत्व करती है और उन्हें मंदिर में प्रवेश करवाने का अधिकार भी दिलवाती है। तो अछूतों द्वार की जो समस्या है उसमें दो पात्र महत्वपूर्ण भूमिका में है। एक तो जो प्रोफेसर शांति कुमार हैं, दूसरी कौन है? सुखदा है। जो समरकांत है उसके विरोध में सुखदा खड़ी होती है, क्योंकि समरकांत पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई करवाने का प्रयास करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। ऐसे में सुखदा उनका नेतृत्व करती है और मंदिर में प्रवेश करवाने के लिए उनको अधिकार दिलाती है। तो यहाँ पर जो ये समस्या उठाई गई है ये किससे प्रभावित है? गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। दूसरी क्या है? प्रवेशाधिकार। कहाँ पर प्रवेश करना है? निम्न जाति के लोगों के द्वारा उच्च जाति के लोग जहाँ पर प्रवेश करते हैं वहाँ पर उनको जाने का अधिकार नहीं था। ऐसे में उन्हें मंदिर में या अन्य विशेष स्थानों पर प्रवेश करने का अधिकार दिलवाने का जो भाव था ये गांधी जी के विचारों में देखा जा सकता है। और उन्हीं से प्रभावित होकर प्रेमचंद जी ने भी यहाँ पर इस विचार को शामिल किया है। क्योंकि देखिए प्रेमचंद का दृष्टिकोण कैसा था? अगर देखें तो उनका दृष्टिकोण प्रगतिशीलवादी था। यानी इसी दृष्टिकोण के कारण और प्रगतिशील विचारधाराओं से प्रभावित जो लोग हैं वो किसके समर्थक हैं? निम्न गरीब मजदूरों के प्रति वो उनके समर्थक है या उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, वैसे तो ये देखिए सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं और लेकिन अलग अलग घटनाक्रम के माध्यम से इनको ज़्यादा उजागर करने का प्रयास यहाँ पर किया है। यहाँ पर जो निम्न जाति के लोग हैं उनको प्रवेश दिलाने के लिए विशेष आंदोलन चलाया जाता है, उसका चित्रण भी यहाँ पर किया गया है, जो कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से मिलता जुलता नजर आता है। जो सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी चला रहे थे उनसे मिलता जुलता है। और जो उपन्यास में आंदोलन चल रहा है उसके प्रमुख आंदोलनकारी जो हैं वो प्रोफेसर शांति कुमार है, सुखदा है और इसके साथ साथ एक हैं स्वामी आत्मानंद। तो ये वो लोग हैं जो मंदिर में प्रवेश के अधिकार का आग्रह करते हैं, लेकिन जब लाला समरकांत उन पर गोली चलवाते हैं तो वो आंदोलनकारी हिंसक नहीं होते बल्कि वीरतापूर्वक इन गोलियों का सामना करते हैं। और ये विचार किसके हैं? बिना हिंसा का उत्तर हिंसा से ना देकर अहिंसा से उत्तर देना, ये जो विचार है किसका विचार है? ये गांधी जी का ही तो विचार है। जो अहिंसावादी विचार है वो किसके हैं? गांधी जी के। तो यहाँ पर भी इस घटनाक्रम में भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित पात्र नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो मंदिर में प्रवेश करने की बात है इस पर इसलिए ज़्यादा बल देते हैं क्योंकि मंदिरों को हिंदू धर्म का भिन्न अंग माना जाता है, अतः उनमें हरिजनों के निषेध को वे सामाजिक अन्याय का प्रतीक मानते हैं। क्योंकि हरिजन भी तो हिंदू हैं, वो भी तो इसी धर्म से जुड़े हुए हैं, फिर अगर उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं तो ये उनके प्रति एक सामाजिक अन्याय है। इसीलिए निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाकर यहाँ गांधीवाद की महत्ता को स्वीकार किया गया है। इसके साथ साथ जो दूसरा आंदोलन चलता है वो आंदोलन चलता है रैदासों की बस्ती का। जो रैदास लोग हैं वहाँ पर रैदास के अनुयायी हैं या उनके मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनकी बस्ती का। इस में जो ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? ये आंदोलन अमरकांत के द्वारा चलाया जाता है। ये आप ध्यान दें कि रैदासों की बस्ती में जो आंदोलन चलता है, अछूतोद्धार का आंदोलन या अछूतों के उद्धार का आंदोलन, ये अमरकांत के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर इस कार्यक्रम को दो रूपों में चलाया था। पहला तो क्या था? देखिए स्वयं गांधी जी ने भी दो रूप थे, गांधी जी के आंदोलन के दो रूप थे। पहला था सवर्ण हिंदुओं के बीच चेतना और दूसरा था अछूतों के मध्य में रहकर।
यानी अछूत लोगों के मध्य में रहकर उनको जागरूक करना। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए अगर देखें तो विशेष एक रणनीति बनाई जाती है, एक रचनात्मक कार्य किया जाता है। तो गांधी जी का विचार ये था कि जब तक अछूत स्वयं अपनी कुरीतियों और कुप्रथाओं में सुधार नहीं लाएंगे, तब तक उनके प्रति जो भेदभाव किया जाता है वो समाज में ऐसा ही बना रहेगा। इसीलिए वो कई वर्षों तक अछूत समझे जाने वाले लोगों के बीच में भी रहे थे। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने अछूतों को क्या नाम दिया था? हरिजन कहा था, और इन्हीं के समर्थन के लिए एक हरिजन नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रेमचंद है, उन्होंने गांधी के दूसरा जो इनका अछूतोद्धार का आंदोलन था उसको भी स्वीकार किया। यहाँ पर अमरकांत रैदासों की बस्ती में ठहरता है। वहाँ पर उन अछूतों के जो दूषित रीति रिवाज या कुप्रथाएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे वो अपनी इस कोशिश में सफल भी हो जाता है। मूलतः जो रैदास संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे उनमें दो ज़्यादा बुराइयां थी। एक तो क्या था? मद्य का सेवन, और दूसरा था मुर्दा मांस खाना। तो ये दो बुराइयां थी। प्रारंभिक अवस्था में जो मदिरा या मद्य का सेवन है उसको बंद करवाना या उस दूषित परंपरा को छुड़वाने के लिए लोगों को जागरूक करने में अमरकांत तो लगे हुए थे, लेकिन मुन्नी ने भी यहाँ अपनी साहस और विवेक का परिचय दिया। तो अमरकांत के साथ दूसरा मुख्य पात्र कौन है? मुन्नी है। मुन्नी वही पात्र है जिसका अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था या बलात्कार किया गया था, और मुन्नी ने उन अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो मुन्नी यहाँ पर एक विशेष पात्र के रूप में है, वीरांगना के रूप में है, या एक वीर स्त्री के रूप में यहाँ चित्रित की गई है इस उपन्यास में। तो मुन्नी यहाँ पर अपने साहस और विवेक का परिचय देती है, और जो रैदास है उनको इस परंपरा का त्याग करने के लिए सहमत कर लेती है। उसके बाद जो अमरकांत है उसके प्रयासों से रैदास के जीवन में रैदास जाति के जो लोग हैं या इस संप्रदाय के जो लोग हैं उनके जीवन में एक नया उमंग, नए उत्साह का उदय होता है, और धीरे धीरे उन्होंने मांस का प्रयोग करना भी बंद कर देते हैं। अब देखिए, जब समाज के एक वर्ग में कुछ बदलाव आता है तो उससे प्रेरणा पाकर दूसरे वर्ग में भी थोड़ा बहुत बदलाव जरूर आता है। तो यह रैदासों से प्रभावित होकर जिस वर्ग में बदलाव आया था वो कौन सा वर्ग था? वो था गांव के चरमकार, जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे। उस जाति के लोगों में भी बदलाव आया। तो यहाँ पर अगर देखें, चाहे प्रवेश अधिकार की समस्या है या सांप्रदायिकता, यानी जो हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, यानी संप्रदाय में एकता कैसे स्थापित की जाए, ये भी गांधी जी द्वारा प्रभावित विचार यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जो उस समय का समाज था वो संप्रदायों में विभाजित था और उनमें एकता का अभाव था। कारण क्या था कि जो धर्म के नाम पर विभाजन हो गया था, धर्म और जाति के नाम पर मूलतः जो विभाजन था उससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे और प्रभावित भी थे। यहाँ पर अगर देखें तो धर्म के नाम पर लोगों से अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अमानवीय व्यवहार से तात्पर्य क्या है? उनके साथ उनको अछूत समझे जाना, दूर रखना, मंदिर में प्रवेश ना देना, उन पर अत्याचार करना, साहूकारों के द्वारा उन पर अन्याय करना, इस तरह का व्यवहार उन पर किया जाता था। जो कर्म भूमि उपन्यास है उसमें अछूतों के मंदिर में प्रवेश करने के प्रश्न को मंदिर में जुआ खेलने वाले और झूठी गवाही देने वाले ब्रह्मचारी या घी में चर्बी मिलाने वाले और टेनी मारने वाले जो महाजन, रिश्वतखोर अफसर और दूध से स्नान करने वाले भगवान से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो किस प्रकार जो संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर जो विभाजन हो गया था, निम्न जाति के लोगों के साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ जो अछूत व्यवहार समझा जाता था या उनको अछूत समझकर उनके साथ अन्याय किया जाता था, उस समस्या को भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यहाँ पर दिखाया गया है। और स्वयं गांधी जी ने भी
सांप्रदायिक एकता का खंडन किया है और भारत में जो संप्रदाय के नाम पर आडंबर या दिखावा या जो एक दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का जो भाव है, इसके गांधी जी हमेशा विरोधी रहे हैं। तो यहाँ पर इस विचारधारा को भी विशेष रूप से स्थान इस उपन्यास में दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण बात है शिक्षा का प्रसार। देखिए, जिस समय का ये समाज है, यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत अधिक नहीं है। इस समय की जो शिक्षा है वो किससे प्रभावित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से प्रभावित है। लेकिन गांधी जी इस पद्धति की आलोचना करते हैं। गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पर बल दिया? गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया। बुनियादी शिक्षा, जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली है, इस पर क्यों बल दिया? ताकि इसके द्वारा किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके। वो मानते हैं कि केवल किताबी शिक्षा ही शिक्षा नहीं है, बल्कि बच्चे को बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके। और वो मानते थे कि नई शिक्षा प्रणाली हमें देश के सम्मुख रखनी चाहिए। और गांधी जी ने इसी बात को आधार बनाकर जो शिक्षा प्रणाली सामने रखी, उसका मूल उद्देश्य क्या था? जिसमें बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चों के हृदय व मस्तिष्क का भी विकास हो पाए। इस प्रणाली के माध्यम से बच्चों में रचनात्मक शक्तियों का पोषण हो और उन्हें शारीरिक श्रम के प्रति आदर करने और सम्मान की भावना जागृत करने में सहायता मिले, ताकि वो जो श्रम करने वाले लोग हैं उनके प्रति उनके मन में आदर हो, जो निम्न वर्ग या मजदूर वर्ग है उसके प्रति सम्मान का भाव उनके भीतर जागे। तो मूल उद्देश्य क्या था? केवल बच्चों का उद्देश्य केवल उनको ज्ञान देना नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान देना जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। तो इसीलिए अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पर जो अंग्रेजी पद्धति पर आधारित स्कूल है, उन स्कूलों को इस उपन्यास में अगर देखें तो जुर्मानालय कहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर जुर्माना लगाया जाता है, बात बात पर जुर्माना लगाया जाता है। तो इस उपन्यास में भी जहाँ शिक्षालय की बात की गई है, उसे शिक्षालय न कहकर जुर्मानालय कहा गया है, यानी जहाँ पर जुर्माना लगाया जाता है। उपन्यास में उन्होंने अगर देखें तो प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि जो प्रोफेसर शांति कुमार है, उन्होंने सेवा आश्रम की स्थापना की। सेवा आश्रम की स्थापना की। ये स्थापना किस लिए की? ताकि निर्धन बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान की जा सके। तो ये सेवा आश्रम की जो स्थापना है, ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से ही प्रभावित नजर आती है। तो यहाँ पर अमरकांत ने भी इस उपन्यास में अगर देखें तो पाठशाला चलाई है। अमरकांत भी एक ऐसा पात्र है जिसने पाठशाला का प्रारंभ किया, और कहाँ पर किया? रैदासों की बस्ती में। जो रैदास हैं उनकी बस्ती में वो पाठशाला चलाता है। उसमें भी बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। उसकी पाठशाला में धीरे धीरे केवल बच्चे ही नहीं बल्कि युवक और वृद्ध भी पढ़ने आते हैं। इससे क्या होता है कि जब वो सब साथ बैठकर पढ़ते हैं तो इससे छुआछात का लोप होता है, यानी छुआछात धीरे धीरे समाज से खत्म होने लगती है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होता है। बच्चे आपस में जो गालियां देते थे, गालियां देना छोड़ जाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, चोरी ना करने का प्रण करते हैं, घर के कामकाज में भागीदार बनते हैं, और इसी कारण ये जो सद्गुण है ये उनके व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। तो इस प्रकार देखें तो प्रेमचंद ने इस उपन्यास में अमरकांत के माध्यम से गांव के नक्शे को ही बदलने का प्रयास किया है कि गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार इस प्रकार से किया जाए कि गांव का स्वरूप ही बदल जाए। ये जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करके गांव के स्वरूप में बदलाव लाने का विचार है, ये भी इस पर भी गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अमरकांत एक और महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो क्या है? खादी के प्रयोग को बढ़ावा देना। देखिए, खादी गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण अगर पहल कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी ने ये शर्त रखी थी कि कांग्रेस में केवल वही शामिल हो सकता है जो रोज चरखे पर सूत कातेगा, प्रतिदिन लगभग 2 घंटे चरखे पर सूत काते। ये कांग्रेस में शामिल होने वाले के लिए विशेष नियम था। और इस उपन्यास में भी अमरकांत इसी नियम को लागू करते हुए नजर आते हैं, जिससे कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार
किया जा सके। इससे क्या होगा, एक तो देश की दरिद्रता दूर होगी, बेकारी दूर होगी और जो ग्रामोद्योग है उनका विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर अमरकांत भी प्रतिदिन 2 घंटे चरखा चलाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि प्रेमचंद किस प्रकार गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। और समरकांत जब अमरकांत को घर से निकाल देते हैं तो अमरकांत अपने पद से विचलित नहीं होते, बल्कि वो क्योंकि उन्हें खादी पर पूरा विश्वास था तो वो अपना पालन पोषण करने के लिए खादी लेकर दोपहर की गर्मी में बेचने के लिए गली गली में घूमते हैं। तो अमरकांत की जो दोनों घटनाएं हैं ये सिद्ध करती है कि प्रेमचंद को गांधी जी की विचारधारा पर पूरा विश्वास था। इसके साथ साथ उन्होंने समय समय पर आदर्शवाद और यथार्थवाद को भी इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो है लगानबंदी आंदोलन। लगानबंदी आंदोलन, देखिए ये जो आंदोलन है किसानों से जुड़ा हुआ है, तो किसानों के प्रति जो गांधी जी के विचार थे वो इस आंदोलन में नजर आते हैं। या कोई भी अपनी बात मनवाने का तरीका क्या होना चाहिए वो गांधी जी के तरीके पर निर्भर करता है, वो हम इस घटनाक्रम से देख सकते हैं। देखिए जब लगानबंदी आंदोलन क्यों शुरू किया, क्योंकि उस समय किसानों की फसलों के भाव गिर गए थे। इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा था, किसानों पर पड़ रहा था। वो फसल बेचकर अपना लगान भी नहीं चुका सकते थे। ऐसी स्थिति में जो स्वामी आत्मानंद है उसके सभापतित्व में चमारों की पंचायत होती है और यहाँ पर उनके जो उग्र विचार वाले आत्मानंद है वो अपने विचार यहाँ पर रखते हैं या उन लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पर अमरकांत आकर आत्मानंद के विचारों का विरोध करते हैं और उन्हें शांति से इस समस्या का हल निकालने के लिए समझाते हैं, क्योंकि सविनय जो आंदोलन है उस पर उनको पूरा विश्वास है। वो जमींदार महंत के पास जाकर प्रार्थना पत्र देते हैं। तो ये जो घटनाक्रम होता है इससे भी हमें पता चलता है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसका हल कैसे निकाला जाए। जैसे यहाँ पर सविनय आंदोलन का जिक्र किया गया है, उसी के द्वारा उसका हल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार लखनऊ के जेल में सलीम और अमरकांत के मध्य जो वार्तालाप होती है उससे भी हमें यही पता चलता है कि अमरकांत कहता है कि स्वाधीनता का मूल्य क्या है, न्याय और सत्य। यही क्या है, स्वाधीनता का मूल्य है। न्याय और सत्य पर दृढ़ता से अधिकार रखना या इसकी शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना, यही क्या है, स्वाधीनता है। उपन्यास के अंत में एक और आंदोलन यहाँ पर होता है या एक और घटनाक्रम घटित होता है जिसमें जो म्यूनसिपैलिटी की भूमि है उसके लिए एक आंदोलन चलता है। वो आंदोलन भी सत्याग्रह आंदोलन के नियमों में बंधा हुआ दिखाई देता है और उपन्यास का अंत भी गांधीवाद के अनुरूप ही होता है। जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ कि सच्चा सत्याग्रही दूसरे के मत परिवर्तन अथवा हृदय परिवर्तन करने पर बल देता है। यहाँ पर अंतिम समय में जो नैना का बलिदान है, नैना अपना बलिदान कर देती है, इससे सेठ धनीराम के हृदय में परिवर्तन हो जाता है और वो म्यूनसिपैलिटी के सदस्यों से आग्रह करता है। वहाँ पर वो अपना जो आंदोलन का प्रारूप है वो बदल देता है और बल्कि आग्रह पूर्ण अपनी समस्या को वो सामने रखता है। तो इस तरह जो घटनाक्रम यहाँ पर मैंने चर्चा की है, आप इन सबको अलग अलग पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं और यहाँ पर बता सकते हैं कि किस प्रकार कर्मभूमि उपन्यास में गांधीवाद की जो विचारधारा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक और सुखदा सत्य के बल पर गोलियों का सामना करती है तो दूसरी ओर प्रोफेसर शांति कुमार है जो निहत्थे हैं, परंतु बलात्कारी अंग्रेज सैनिकों की घायल अवस्था को देखकर उन पर दया भी करते हैं। यहाँ पर लाला समरकांत भी स्वदेश प्रेम में बहकर जनहित में जुट जाते हैं, जबकि समरकांत का स्वभाव देश प्रेम वाला स्वभाव नहीं था, वो अमरकांत के विरोधी थे। अमरकांत के ही पिता हैं लेकिन बाद में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से नैना के बलिदान के द्वारा धनीराम का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें भी ये सभी पात्र हमें गांधीवाद की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं या गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे पॉइंट्स में बना सकते हैं, चाहें तो आप इसे अलग अलग स्टैंजाज में इसको डालकर लिख सकते हैं और अंत में आप ये बता सकते हैं कि इस उपन्यास में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं या जो इस उपन्यास के पात्र हैं
उन सभी के अगर महत्वपूर्ण भूमिका को अगर देखें तो सब में गांधीवादी विचारों का प्रभाव नज़र आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ कमियां या खामियां रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।